हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? तो अपना लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था कि एलसीएम एचसीएफ में एक क्लास और करेंगे हम। तो आज की 6th क्लास है और 6 क्लास सफिशिएंट है एक एलसीएम एचसीएफ जैसे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ टाइप्स इस चैप्टर में ज़्यादा है, समझने की चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा क्लास इसमें की। और इसके बाद जो कल हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य होगा। उसी चैप्टर के लिए, टाइम एंड वर्क के लिए ही ये चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया। उसमें हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा जब एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो एलसीएम एचसीएफ सबको एक साथ खत्म कर ही लेते हैं, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज कुछ विविध मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको कराता हूं और फिर उसके बाद हम एक क्लास एंड कर देंगे और कल फिर एक नए चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ मिलेंगे। चलिए, राम राम सभी को, गुड इवनिंग भाई। तो ये क्वेश्चन है, शायद ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, एक बार देखेंगे इसको और फिर आपको मैं विविध टाइप करा के और चीजें खत्म करते हैं। चलिए बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस कितना है? 10। संख्या क्या है हमें नहीं पता। उसने कहा उनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ क्या है? 10। अब उन संख्याओं का रेशियो मुझे नहीं दिया, उन संख्याओं का रेशियो यानी कि अनुपात मुझे नहीं दिया हुआ, मुझसे बोला है अंतर। कल सवाल किया था ऐसा योग वाला, एडिशन वाला। अंतर इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ 10 है, तो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। अब यहां मुझे एचसीएफ दिया है 10, तो मैं मान लेता हूं कि जो वो संख्या है ना वो ए बी के रेशियो में है, जहां पर ए और बी क्या है, जहां पर ए और बी सह अभाज्य यानी कि कोप्राइम है। अब एचसीएफ अगर 10 है तो ओरिजिनल नंबर मेरे क्या हो जाएंगे? 10 ए और दूसरा नंबर हो जाएगा 10 बी। जिन लोगों ने कल की क्लास की होगी वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं की है तो वो कल की क्लास पहले जाके कर लो। ओके, अब मेरे ओरिजिनल नंबर मुझे मिल गए 10 ए और 10 बी। अब उसने बोला है कि भाई साहब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 10। अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो 10 ए माइनस 10 बी बराबर कितना दे रखा है उसने? 10। यहां से 10 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी बराबर 10। 10 से पूरा 10 कटा एक बार, तो ए माइनस बी कितना मिल गया मुझे? ए माइनस बी मिल गया मुझे 1। बक्से में बंद कर दिया। अब उसने कहा भाई साहब एलसीएम 120 है, तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, था ना यही? एचसीएफ कितना है? 10, और ए और बी जो मेरे ओरिजिनल रेशियो थे, ए गुणा बी। एलसीएम कितना है? 120। तो यहां से 10 जीरो से जीरो कट गया, तो ए गुणा बी कितना आ गया? 12। अब यहां मेरा काम खत्म हो गया और आपका काम हो गया शुरू। मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू। आपका कौन सा काम? आपका काम मुझे ऐसी दो संख्या बताना जिनका डिफरेंस 1 आए, भाई a माइनस बी बराबर 1, और जिनको गुणा करने पर 12 आए। क्या आप मुझे बता सकते हो? ऐसी दो संख्या क्या आप मुझे बता सकते हो जिनका डिफरेंस 1 है और जिनको गुणा करने पर 12 आता हो? तो आप कहेंगे यस सर, गुणा 12 के लिए मैं कहूंगा 4 गुणा 3। भाई 4 तिया 12 होता है ना, और मैं यहां एक चीज देख भी पा रहा हूं कि 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 और 3 का डिफरेंस भी 1 है। यही एकमात्र पॉसिबल पेयर है और कोई पॉसिबल पेयर नहीं है। यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 आपको मिल गई। भाई संख्या क्या क्या हो जाएंगी? 10 ए और 10 बी। तो 10 ए का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे? 10 गुणा 4 यानी कि 40, और एक हो जाएगी 10 बी यानी कि 10 गुणा 3 यानी कि 30। अब इनका योग आपसे पूछा है, योग कितना हो गया? 40 और 30 70। मेरा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था आपका, आप सभी लोगों ने इसको किया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 10 की तरफ। और इसमें जो मैं आपको कराने वाला हूं बच्चे, वो पॉसिबल पेयर के क्वेश्चन होंगे, संभावित जोड़े। इसमें मैंने क्वेश्चन कई सारे रखे हुए हैं टाइप 10 में,
कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपको होमवर्क के लिए डलवा दूंगा, ठीक है, संभावित जोड़े वाले। तो अब जो टाइप 10 हम करने वाले हैं प्रॉपर मैंने इसको संभावित जोड़े का रखा है। संभावित संभावित जोड़े यानी कि पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल पेयर। अभी तक जो हम ए और बी की वैल्यू, जहां मैं आपसे बोल रहा था कि अब मेरा काम खत्म आपका काम शुरू, मेरा काम खत्म आपका काम शुरू, वहां जो आप ए और बी की वैल्यूज देख रहे थे वो एक ही पेयर मिल रही थी आपको। जैसे ए गुणा बी बराबर 12, तो 4 तिया 12, एक ही ऐसी पेयर है जिनका डिफरेंस 1 है। अब जो हम इस टाइप में करने वाले हैं पॉसिबल पेयर, संभावित जोड़े, यहां एक से ज्यादा पेयर बनेंगी। ऐसे सवालों में वो पूछेगा आपसे कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन बच्चे देखेंगे एक बार और बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 924 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? Then how many total pairs of such numbers will be there if the greatest common multiple, GCM भी बोलते हैं और HCF एक ही बात है, any two numbers is 12 and least common multiple LCM is 924, then how many total pairs of such numbers will be there? अब यहां आपसे पूछेगा ऐसे कितने जोड़े, संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं जिनका HCF तो 12 होगा और LCM 924 होगा। कौन कौन सी संख्या है ये नहीं पूछ रहा, कह रहा कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं, वो जोड़े गिनने हैं आपको। बहुत आसान है, देखना, लिटरली बहुत आसान है। आपको पता है कि यार HCF 12 दिया हुआ है, LCM 924। ये सवाल मेरे साथ करिए, सामने देखेंगे। अगला सवाल तुम खुद ट्राई करना, इसको सामने देखो। उसने कहा HCF 12, LCM 924। अब अगर HCF 12 है, मुझे तो ए और बी का रेशियो चाहिए होता है सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। कल से हमने यही सीखा है ना कि मुझे ए और बी का रेशियो दिया होगा तभी मैं सवाल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब यहां अगेन मेरे पास रेशियो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन ए और बी का कोई रेशियो मान लूंगा कि भाई ए और बी का कोई रेशियो है जहां पर ए और बी क्या है। अपने ही दिमाग में जवाब दो मेरे साथ, जहां पर ए और बी क्या है। आप कहेंगे सर ए और बी है को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। अब यहां मुझे HCF 12 है तो भैया LCM 924 है, तो एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, HCF गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है, LCM यानी कि 924। तो यहां से ए गुणा बी क्या मिलेगा, ए गुणा बी मिलेगा 924 बटे 12। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 6 और 2 8, 12 सत्ते 84, यानी कि ए गुणा बी कितना मिल गया मुझे, 77। और यहां मैं जानता हूं ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब सह अभाज्य, और सह अभाज्य को तो मैंने कल बहुत डिटेल में आपको समझाया था, सिखाया था ना बहुत डिटेल में। तो मैंने बताया था कि को प्राइम यानी कि सहभाज्य नंबर वो होते हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। अब यहां मैंने सॉल्व करके a गुणा बी 77 निकाला। आप सबसे पहले क्या करो, आप वो सभी संख्याओं के पॉसिबल पेयर निकालो जिनको गुणा करने पर 77 आता हो, जिनको गुणा करने पर 77 आता हो। बाद में हम काटा पीटी करके हटा देंगे, जिनसे कुछ कॉमन आ रहा होगा वो मेरे आंसर नहीं होंगे, और जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा वही मेरे आंसर हो जाएंगे। तो यहां मुझे पता है कि a गुणा बी बराबर 77 है। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्या हो सकती हैं जिनको गुणा करने पर 77 मिले। तो भाई एक से शुरू करते हैं। भाई a गुणा बी अगर 77 है, 1 गुणा 77, 1 गुणा 77 अगर मैं करूं तो 77 मिल सकता है, 1 इंटू 77। क्या 2 गुणा कुछ करके 77 मिलेगा, कभी नहीं। भाई आप 2 गुणा कोई भी संख्या अगर आप करोगे तो 77 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 77 2 से कटता ही नहीं है। 3 गुणा करोगे तब भी नहीं मिलेगा, 77 3 से भी नहीं कटेगा। 4 गुणा करोगे तब भी नहीं मिलेगा, 77 4 से भी नहीं कटता। 5 गुणा करोगे नहीं, 6 गुणा करोगे नहीं, 7 गुणा 11 करोगे
आपको 77 मिल जाएगा। 7 गुणा 11, फिर 7 8 9 10 11, फिर 11 गुणा 7 करोगे। लेकिन बच्चे हम 7 गुणा 11 पहले से ही ले चुके हैं, तो 11 गुणा 7 हम नहीं लेंगे। संख्या पेयर, एक पेयर को एक बार लेना है। ऐसा नहीं है कि सर 77 गुणा 1 भी, हम 1 गुणा 77 ले चुके हैं तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे। अब 11 गुणा, हम 7 गुणा 11 ले चुके हैं तो 7 गुणा 11 77 है। फिर 8 से नहीं बन पाएगी क्योंकि 8 भी 77 को नहीं काट पाएगा। 9 10 11, आगे कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी क्योंकि 11 के बाद भाई जैसे ही मैं 11 पे आया तो ये पेयर हमारी रिपीट होनी शुरू हो गई, मतलब इसके आगे हमें कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। एक पॉइंट ऐसा जहां पेयर रिपीट होनी शुरू हो जाए, जैसे 7 गुणा 11 से मुझे 77 मिला, मैं 8 पे गया, 9 पे गया, 10 पे गया, 11 पे गया, तो 11 गुणा 7 मिला। लेकिन मैं समझ गया यार ये तो पेयर फिर से रिपीट हो गई 7 गुणा 11 वाली, मैं एक ही पेयर को एक बार लूंगा। और फिर मैं ये भी समझ गया कि पेयर रिपीट हो गई, मतलब अब आगे कोई भी संख्या इससे डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो अब आपको 2 पेयर मिली, यानी कि 1 गुणा 77 आप करोगे तब आपको 77 मिलेगा, आप 7 गुणा 11 करोगे तब आपको 77 मिलेगा। क्या ये दोनों कोप्राइम है? क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा? भाई 1 और 77 से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो मैं इसको ले लूंगा कि ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 और 11 से कुछ कॉमन आता है? नहीं आता, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2 पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी। 2 पेयर बन सकती हैं ऐसी, 1 गुणा 77 की और 7 गुणा 77 की। ए और बी की वैल्यू, ओरिजिनल नंबर पूछेगा तो फिर आपको ए और बी की जगह इनको रख के आंसर बताना पड़ेगा। ओरिजिनल नंबर कभी पूछेगा नहीं, वो पॉसिबल पेयर ही पूछेगा, और पॉसिबल पेयर का जवाब हम यहीं से दे सकते हैं। ओके, चलो एक सवाल और देता हूं आपको, ऐसा ही ये सवाल करेंगे जरा। देखो भाई जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है, उनका HCF 13 है, संख्याओं के ऐसे कितने युग्म का निर्माण किया जा सकता है? The HCF LCM of two numbers 8 and 48 if the ratio of two numbers 2:3। भाई एक तो संजीत आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, और आप पिछले 15 मिनट से परेशान कर रहे हो इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके। इसका मतलब मैं ये निकालूं, एक तो आप सीरियस बच्चे नहीं हो, और सीरियस बच्चे नहीं हो, सीरियस होते तो आप 1-2 बार कॉपी पेस्ट करते और पूरा क्वेश्चन लिखते और फिर पढ़ने बैठ जाते। तो प्लीज आप ऐसा मत करो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, देखो दो संख्याओं का HCF 12 कैसे होगा जब नंबर 1 और 77 है? बच्चे नंबर 1 और 77 नहीं है, ए और बी की पॉसिबल पेयर 1 और 77 है। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये तो मैंने ए और बी की वैल्यूज निकाली हैं। ओरिजिनल नंबर के लिए तो आपको HCF से गुणा करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर थोड़ी निकाले हैं ये मैंने, ए और बी के पॉसिबल पेयर निकाले हैं मैंने, तो ओरिजिनल नंबर थोड़ी है, और ए और बी ओरिजिनल नंबर थोड़ी है। देखो उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 6760 और उनका HCF आपका 13, तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं? अब मुझे पता है कि यार मेरे पास तो रेशियो है ही नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया ए रेशियो बी, जहां पर ए और बी क्या होंगे? ए और बी आप कहेंगे कि सर ये को प्राइम होंगे, और को प्राइम से आप क्या समझते हो? सह अभाज्य, यानी कि जिससे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कल की क्लास की वर्कशीट हो सकता है बच्चे कुछ कारणवश नहीं अपलोड हुई हो, मैं करा दूंगा अभी। देखो ए रेशियो बी मेरे पास है जहां ए और बी को प्राइम है। अब अगर मुझे HCF 13 दिया हुआ है तो मेरी, और गुणनफल 6760 है, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 13A, और दूसरी हो जाएगी 13B। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या HCF से मैंने गुणा कर दिया। अब सवाल ने कहा भाई साहब गुणनफल 6760 है, तो 13A गुणा 13B बराबर कितना है? 6760। ठीक है,
13 से काटना जरा, 13 पंजे 65, 2, 13 दूनी 26, 0। 13 से काटना जरा, 13 चौके 52 और 0। तो आपको पता चल गया कि a गुणा b बराबर क्या है, a गुणा b बराबर 40 है। अब आपको यही पॉसिबल पेयर बता देगा, यहीं पर आपको पॉसिबल पेयर बतानी है। देखो आपके दिमाग में दो चीजें एक साथ चलती हैं कि यार मुझे वो संख्या निकालनी है जिनको गुणा करने पर 40 मिले, और वो संख्या कोप्राइम भी होनी चाहिए, सहअभाज्य भी होनी चाहिए। तो दूसरी वाली बात थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दो, आप हटा दो कि वो संख्या सहअभाज्य भी होनी चाहिए, मत सोचो ये। अभी आप एकमात्र एक ही बात सोचो कि वो संख्या जिनको गुणा करने पर 40 आए, वो सोचो और एक से स्टार्ट करो। भाई 40 को मैं क्या कह सकता हूं, 1 गुणा 40, यानी कि एक तो ये वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 40, ये हो सकती है, या फिर a की वैल्यू 40 और b की वैल्यू 1। दूसरा, 2 से एक अलग कर सकता हूं, क्या मैं 2 गुणा 20 भी 40 होता है? क्या 3 से मैं कर सकता हूं, 3 क्या 40 को काट सकता है? नहीं। 4 गुणा 10 भी 40 हो सकता है, 4 गुणा 10 4 धाम 40। 5 गुणा 8 भी 40 होता है। भाई 1 2 3 4 5 से मैं शुरू कर रहा हूं, जहां भी पेयर रिपीट हो गई वहीं पर मैं रुक जाऊंगा। क्या 6 से कटेगा 40? नहीं। 7 से कटेगा? नहीं। 8 गुणा 5 40 होता है। अब आप देखो, मैंने 5 और 8 लिया और फिर अगली पेयर मुझे 8 5 मिली, और मैंने आपसे कहा कि एक पेयर को एक ही बार हम ले सकते हैं, बस मैंने 5 8 ले लिया तो 8 5 को मैं नहीं लूंगा। और दूसरी बात, यहां पेयर अगर रिपीट हो गई तो आगे आपको चेक करने की फिर जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रुक जाओ, इतनी ही पेयर बनेंगी। चेक कर लो। सॉरी, अब आवाज आपको आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा नेट का इशू आया था बच्चे, वो अब ठीक हो चुका है। तो यहां पर आप एक बार देखेंगे कि a गुणा b बराबर 40 मेरे पास है। मुझे ऐसी दो संख्या, सॉरी ऐसी पेयर चाहिए जिनको गुणा करने पर 40 बने और वो कोप्राइम हो। तो मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा कोप्राइम की तरफ, अभी मैं वही संख्या देखूंगा जिनको गुणा करने पर 40 मिले। तो 1 गुणा 40, 2 गुणा 4 20, 4 गुणा 10, 5 गुणा 8। और इससे आगे अगर मैं जाता हूं तो अगली पेयर मुझे मिलेगी 8 गुणा 5, है ना भाई। 6 से हम 40 को नहीं काट सकते, 7 से 40 को नहीं काट सकते, 8 से 40 को काट सकते हैं, 8 गुणा 5। लेकिन मैं समझ गया यार, 8 गुणा 5 अगर मैंने किया तो ये तो वही पेयर आ गई जो ऊपर मैंने लिखी थी। इसका मतलब है कि हम एक पेयर को एक बार लेंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जहां भी पेयर रिपीट हो जाए उससे आगे आपको सोचना ही नहीं है, उससे आपको आगे सोचना ही नहीं है। तो आपसे कह रहा ना कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, वो पॉसिबल पेयर पूछ रहा है। तो भैया अब इनमें से हमें उनको हटाना है जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा हो। 1 और 40 में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, इसको ले सकते हैं। 2 और 20 में से कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है सर। भाई 2 एकम 2, 2 धाम 20, 2 कॉमन आ गया, तो इसको नहीं लेंगे। 4 और 10 में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस भाई 2 कॉमन आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भी नहीं लेंगे। 5 और 8 में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, इसको ले लेंगे। तो कितनी पेयर हो गई? 2 पेयर। और यही मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। पॉसिबल पेयर निकालना आपको आ गया। ठीक है भाई। एक सवाल और कराऊं आपको, चलो ये सवाल देखेंगे एक बार, फिर इसके बाद में आपको कुछ और क्वेश्चंस, 2 3 क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं थोड़े से। सवाल है, दो संख्या a और b के HCF और LCM का अनुपात 1:30 है। HCF और LCM के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर 493 है।
ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या, कितनी पॉसिबल पेयर हो सकती हैं, ये आपसे पूछा है। देखो ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, यानी कि हमें जो रेशियो दिया हुआ है तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो है कितना, 1:30। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो है। हमसे बोला है कि यार एचसीएफ और एलसीएम के बीच जो अंतर है ना वो 493 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ यहां से, 29 यूनिट। भाई 1 और 30 का अंतर कितना है, 29 ही तो होगा इनका अंतर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 493। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 493/29। तो 29 एकम 29, 20, 29 सत्ते 203, है ना। तो 1 यूनिट का मान अगर 17 आ गया तो फिर आप कह सकते हो सर 1 यूनिट का मान कितना है, 1 × 17, यानी कि आपको एचसीएफ मिल गया 17, और 30 यूनिट का मान कितना है, 30 × 17, यानी कि 510। तो आपको एलसीएम भी मिल गया, आपको एचसीएफ भी मिल गया और आपको एलसीएम भी मिल गया। अब ये चीज अगर आपके पास आ गई तो फिर सवाल आप उसी तरीके से करो जो मैं आपको कराता आया हूं कि भैया मैंने कोई पॉसिबल पेयर मानी ए और बी, ए और बी कोई पॉसिबल पेयर मानी। अब मेरे पास एचसीएफ 17 है और एलसीएम 510 है, तो मेरे फॉर्मूला बनता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर कितना, एलसीएम। तो 17 तिया 51, 30 बार जाएगा, तो ए गुणा बी कितना आ गया, ए गुणा बी आ गया 30। अब ए गुणा बी मुझे मिल गया 30। अब बस हो गया सवाल। अब क्या बचा है, पॉसिबल पेयर ढूंढ लो। पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकती हैं, आप कहेंगे सर 1 × 30 हो सकता है, सर 2 × 15 हो सकता है, 2×15 = 30, सर 3 धाम 30 होता है, 4 से 30 नहीं कटेगा, 5 × 6 होता है, 5×6 = 30, 7 से 30 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा 30, 10 तिया 30, 10 तिया 30। लेकिन अब जैसे ही मैंने 10 तिया 30 लिखा, मुझे पता चल गया यार 3 × 10 तो मैं पहले ही ले चुका हूं। इसका मतलब है कि ये पेयर अब रिपीट होनी शुरू हो गई। अब इससे आगे मैं चेक नहीं करूंगा, और इनमें से भी मैं उनको हटा दूंगा जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो भैया 1 और 30 में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, इसको ले सकते हैं। 2 और 15 में से नहीं, 3 और 10 में से नहीं, 5 और 6 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो सबको ले सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर 4 पेयर्स बन सकती हैं। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि पॉसिबल पेयर कैसे कैसे बन सकती हैं। एक सवाल और देता हूं आपको मैं, ये सवाल करिए जरा। देखिए बच्चे जरा बताओ मुझे, सवाल है दो संख्या ए और बी। अब ये ए और बी वो नहीं है जो हम रेशियो मानते हैं, ये सवाल ने ओरिजिनल संख्या मान ली है। हम तो रेशियो को ए और बी मानते थे, फिर एचसीएफ से गुणा करके ओरिजिनल संख्या निकालते थे। तो आप अपने दिमाग में फिक्स मत कर लेना ए और बी आ गया तो ये तो सर रेशियो वाली संख्या होंगी ना, ये ओरिजिनल संख्या सवाल ने माना है, तो हम रेशियो को एक्स वाई मान लेंगे। कहां लिखा है कि ए और बी मानना है, भाई हमें कंफ्यूजन ना हो, सवाल ने ओरिजिनल संख्या को ए और बी माना है, हम अपने रेशियो को एक्स वाई मान लेंगे। भाई हम तो सवाल के हिसाब से चल रहे हैं। उसने कहा दो संख्या है ए और बी और इस प्रकार है कि एचसीएफ ऑफ ए और बी बराबर 5 है और a प्लस बी इक्वल्स टू 65 है। तो ए और बी के संभावित जोड़े कितने होंगे। अब यहां आपको देखो, अब तक हम सवालों में ए और बी रेशियो मानते आए थे, लेकिन सवाल ने उसने ओरिजिनल संख्या को ए और बी मान लिया, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, है ना। अबे हम थोड़े से नरम दल के लोग हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सवाल से कहेंगे अच्छा ए और बी को तो हम रेशियो मान रहे थे, तुमने इनको ओरिजिनल मान लिया, चलो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपने रेशियो को कुछ और मान लेंगे।
ठीक है, तो हम रेशियो को इस बार एक्स वाई मान लेते हैं कि एक्स वाई मेरा रेशियो है, जहां पर एक्स और वाई क्या है बच्चा, एक्स और वाई को प्राइम है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से प्यार से समय को काटना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने अपने रेशियो को एक्स वाई मान लिया। अब उसने कहा HCF जो है वो 5 है, और जो योग है A प्लस बी मतलब योग 65 है। बच्चे अगर HCF 5 है तो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी, 5x, और दूसरी हो जाएगी 5y, 5y हो जाएगी। भाई साहब ने बोला है कि योग 65 है, योग कितना है 65, तो अगर मैं इनका योग करूंगा तो 5x प्लस 5y बराबर 65 है। तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा x प्लस वाई बराबर 65, तो 5 से कटेगा पूरा 13 बार, तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 13। अब यहां आपको पॉसिबल पेयर देखनी है, लेकिन अभी तक जो हम पॉसिबल पेयर देखते हुए आए थे वो मल्टीप्लीकेशन की थी, गुणा की थी, लेकिन अब यहां हमें योग दिया हुआ है, x प्लस वाई 13 है। तो अब योग की पॉसिबिलिटी देखना है, योग की संभावना देखनी है, एक से ही शुरू करेंगे। अब हमें देखना है किन संख्या को गुणा करके 13 बनेगा, नहीं किन को जोड़ने पर 13 बनेगा, ये हमें देखना है। तो एक से शुरू करेंगे भाई, 1 प्लस 13 सॉरी 1 प्लस 12 13 बनता है क्योंकि हमें योग दिया हुआ है। 2 प्लस 11 भी 13 बनता है, 3 प्लस 10 भी 13 बनता है, 4 प्लस 9 भी 13 बनता है, 5 प्लस 8 भी 13 बनता है, और 6 प्लस 7 भी 13 बनता है, फिर 7 प्लस 6 भी 13 बनता है। लेकिन यहां पर आकर मैं समझ गया कि यार 6 और 7 13 बनता है, उसके बाद में 7 और 6 आ गया, रिपीट हो गई, यानी कि मैं एक पेयर को एक बार लूंगा और जहां रिपीट हो गया उसके आगे चेक ही नहीं करूंगा। बस अब इनमें से वो भी देखना है जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है उनको हटाते जाओ। 1 और 12 को ले सकते हैं, ले सकते हैं। 2 और 11 को ले सकते हैं, यस। 3 और 10 को बिल्कुल यस। 4 और 9 में से बिल्कुल यस। 5 और 8 को बिल्कुल यस। 6 और 7 को बिल्कुल यस। तो कितनी पेयर हो गई, 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे कि सर 6 पेयर्स, क्या कहेंगे भाई, 6 पेयर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई, कैसे नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसमें 2 क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन मैं ऐसे आपको वर्कशीट में दे दूंगा करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, घंटिया वंटिया वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ये सवाल देखिए आप जरा, आराम से पढ़ेंगे बच्चे सवाल को, और 3 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। कल हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। टाइम एंड सर 0 प्लस 13 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते बच्चे। 0 अगर आपने ले लिया तो एक संख्या तो खत्म ही हो गई ना। देखो, पता है कौन सा तरीका प्रैक्टिस करके आना है आपको, आज रिवीजन करना है एलसीएम का, बेसिक एलसीएम का, जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, और मतलब सारी चीजें आपने देखनी है। तो 4 और 9 को कैसे ले सकते हैं, 4 और 9 जुड़ के 13 नहीं होता है क्या, हमें योग देखना है। ठीक है, तो एलसीएम का रिवीजन करके आना, बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का जो एडवांस टाइप मैंने पढ़ाए थे कि बड़ी से बड़ी संख्या, वो नहीं करना है, लेकिन उसके लिए नहीं करना, टाइम एंड वर्क जो हम कल से पढ़ाएंगे, बेसिक एलसीएम का आपने रिवीजन करना है। 2 3 तरह, एक तो बेसिक तरीका पढ़ाया था, एक मैंने कहा था कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, वो ज्यादा काम आएगा जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो रिवीजन आप 10 15 मिनट कर लोगे तो कल मैं कर रहा हूँ बहुत मजा आपको आने वाला है। 5 घंटियां 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। ओके, सभी घंटियों को एक समय पर एक साथ बजाया गया, कितने समय बाद वो दोबारा बजेंगी, कितने समय के बाद। देखो मैं आपको अगर बताऊं, पहली घंटी जो है, अभी आगे की घंटियों की बात नहीं कर सकते हैं, पहली घंटी की बात करते हैं। पहली घंटी 3 सेकंड बाद बजती है, यानी कि शुरू में बजी, फिर 3 सेकंड, फिर 6,
मतलब 3 सेकंड पे बजेगी, फिर 6, हर 3 3 सेकंड पे बजेगी, फिर 9, फिर 12, ऐसे बजती जाएगी। ये हर 5 सेकंड पे बजेगी, यानी कि शुरू में बजेगी एक, तो सबके साथ बजेगी, है ना। और फिर 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बजेगी। ये 8, 16, 24, 32, 40 ऐसे बजेगी। ये 9, 18, 27, 36, 45, 54 ऐसे बजेगी। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये ऐसे बजेगी। हमसे पूछा है एक बार तो वो शुरू में बज गई, है ना, एक साथ वो बज गई, अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो बच्चे अगली बार पता है कब बजेंगी, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इसके भी पहाड़े में आए, इसके भी पहाड़े में, इसके भी और इसके भी, यानी कि इन सभी संख्याओं से कटती हो वो संख्या हमें निकालनी है। क्यों सर? क्योंकि वही एक ऐसा समय होगा जहां ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक ऐसी संख्या जो इन सभी से कटेगी वो तो इनका एलसीएम होगी। तो ऐसे सवालों में आपसे पूछा गया है कि वो कितने समय बाद दोबारा बजेंगी, तो आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम लेना है 3, 5, 8, 9 और 10 का। बच्चे कितना आएगा एलसीएम? आप लोग मुझे बता भी रहे हो कि सर एलसीएम आएगा 360। आप निकालने में माहिर हो, इस तरह से आप निकाल लेना। एलसीएम 360 आएगा, यानी कि 360 सेकंड के बाद वो पुनः, यानी कि दोबारा बजेंगी। एक तो शुरू में बज चुकी हैं, पुनः बजेंगी 360 सेकंड बाद। और इसको अगर मुझे मिनट में बदलना है तो भैया 60 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 6 छिंग 36, यानी कि 6 मिनट के बाद वो दोबारा बजेंगी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपने एलसीएम ले लेना है अगर आपसे पूछे कि कितने समय बाद दोबारा बजेंगी। बच्चे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है। यहां तो आपसे पूछ लिया कि वो कितने समय बाद पुनः दोबारा बजेंगी, इसके लिए तो एलसीएम लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां, जरा देखेंगे। मैं यहीं पर लिख रहा हूं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं दे देता हूं कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बना दिया, अपनी तरफ से ये सवाल मैंने आपको दिया। मैंने कहा 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये एडिशनल क्वेश्चन है, हमसे जो पूछा है कितने समय बाद वो बजेंगी, हमने इनका एलसीएम निकाला 360 सेकंड, मिनट के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 6 मिनट बाद सर वो फिर से बजेंगी। अब सवाल मैंने अपनी तरफ से किया कि 30 मिनट में कितनी बार वो बजेंगी। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ये तो आपको निकालना ही निकालना है, एलसीएम तो आपको निकालना ही निकालना है कि वो पहली बार कब बजी, ये तो आपको निकालना ही निकालना है। अगर कहेगा 30 मिनट में कितनी बार बजी, तो आपको यहां आंसर बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 मिनट में पूछ रहा है ना, और डिवाइड कर देना है 6 मिनट से, जो एक पहली बार वो 6 मिनट बाद बजी, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और फिर 30। आपको 6 से डिवाइड कर देना है। आप कहेंगे 5 बार, 6 पंजे 30 होता है ना, लेकिन ये जवाब यहां आपका गलत है। 5 बार आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे 5 बार आपने पता है कौन से निकाले हैं, 6 मिनट बाद बजी, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और फिर 30, यही 5 है ना भाई। 6, 12, 18, 24 और 30, यही 5 निकाले आपने। लेकिन वो शुरू में भी तो एक साथ बज चुकी हैं। आपने जो टाइम काउंट किया है ना, वो पहली 6 मिनट बाद वाला किया है कि 6 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 18, 24 और 30। वो जो शुरू में एक साथ बज चुकी हैं उसको कौन काउंट करेगा भैया? उसने बोला ना एक साथ बजी, शुरू में बिल्कुल जीरो टाइम पर, उसे काउंट करने के लिए ये तो हमें करना ही करना है, लास्ट में इसमें +1 कर देना है बस। यानी कि 30 मिनट में वो 6 बार बजेंगी। ये चीज नहीं भूलना आपको, आपको सब कुछ सेम करना है। एलसीएम लेकर जितने मिनट में पूछा है डिवाइड करके ये निकालना है, लास्ट में एक प्लस कर देना है इसमें बस।
वो क्यों? क्योंकि वो शुरुआत वाला जो बजने वाला टाइम है, टर्न है जो शुरू में एक साथ बजी जीरो टाइम पर, वो प्लस करेंगे तो 5 और 1 6 बार वो 30 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये सवाल करिए, बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब जरा। भाई सवाल है, दो अलार्म घड़ियां में 90 सेकंड और 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वो पहली बार 6 PM पर बजे तो अगली बार कब बजेंगे? अगली बार बताओ। सवाल है भाई, अलार्म घड़ियां हैं 90 सेकंड और 44 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं दो। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है कि एक साथ वो कब बजी, क्योंकि वो कह रहा है पहली बार 6 बजे बजी एक साथ, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? पहली बार तो 6 बजे बज चुकी हैं, अगली बार एक साथ। तो आपको इनका एलसीएम लेना है 90 और 44 का। एलसीएम ऑफ 90 और 44 तो क्या आएगा भाई? एलसीएम कितना आएगा? यहां से दो कॉमन आएगा, तो दो कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा? 90 और 44 का एलसीएम लेना है, तो दो कॉमन आएगा 45 और दो से जाएगा 22 बार। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इनमें से, तो 22 को ले लो, 45 और एक, 45 को ले लो, एक और एक, कितना आ गया? 45 दूनी 90 और गुणा 22, यानी कि 1980 सेकंड। तो भैया वो पहली बार 1980 सेकंड बार बजती हैं, पहली बार। इसको मिनट में बदल लो, इसको मिनट में बदल लो, तो 1980 बटे 60, जीरो से जीरो गया, 6 × 18 6 × 18, यानी कि 33 मिनट बाद वो बजेंगी। 360 है सर, बट 60 कहां से आया? बच्चे 360 सेकंड था प्रिंस। सेकंड को जब मिनट में बदलते हैं ना, तो 60 से डिवाइड करते हैं। रीजनिंग की क्लास नहीं ले रहे हो ना, या फिर उसमें घड़ी अभी पढ़ा नहीं है। सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं। 360 सेकंड को मिनट में बदला तो 60 से भाग किया हमने। अब यहां हमें पता चल गया कि 1980 सेकंड बाद वो बजती हैं। अब मैंने इसको मिनट में बदला तो 60 से भाग कर दिया, यानी कि 33 मिनट बाद वो बजेंगी। तो आपका जवाब कितना होगा? 6 PM में कितना ऐड करना है? 33 मिनट। और आपका जवाब आ जाएगा 6 बज के 33 मिनट। ऑप्शन नंबर डी ये रहा बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलो ये सवाल करेंगे जरा। चार धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक पर। हालांकि टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल दूरी जब हम पढ़ेंगे उसमें सर्कुलर ट्रैक एक आएगा टॉपिक, वहां मैं आपको फिर से ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अभी एलसीएम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो ये कर लीजिए। चार धावक हैं, एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। तो दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? एलसीएम। भाई पहला वाला जो धावक है वो 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। आप मानकर चलो, आप सभी लोग दौड़ भाग करने वाले हो। पहला चक्कर 400 सेकंड एक बंदा, दूसरा बंदा एक चक्कर 600 सेकंड में करता है, तीसरा वाला 720 सेकंड में, चौथा 900 सेकंड में, और ये ऐसे अपने अपने चक्कर पूरे करते हैं इतने इतने सेकंड में। कह रहा है कि वो दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद वो मिले एक साथ। इनका एलसीएम, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 400 से भी कटती हो, 600 से भी कटती हो, 720 से भी कटती हो और 900 से भी कटती हो। एक ऐसी संख्या हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि वो संख्या जो इन चारों से कटेगी वो वही समय होगा जहां पर ये चारों लोग एक साथ मिलेंगे, और वो होता है इनका एलसीएम। यानी कि आपने निकालना है एलसीएम ऑफ 400, 600, 720 और 900। इनका एलसीएम आप निकाल लो। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, मुझे लग रहा है 3600 ही मेरा जवाब है।
3600 मुझे लग रहा है शायद जवाब है। 720 से यही कटेगा, 72 पंजे 360। ये भी 72 से नहीं कटता है, ये 9 से नहीं कटता है, ये 9 से नहीं कटता, यही आंसर है मेरे हिसाब से। आप निकालो इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 3600 सेकेंड। आप इस तरीके से निकाल लेना एलसीएम, ठीक है, रफ कॉपी में। कितना आएगा? 3600। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और फिर आपकी छुट्टी। ओके, सवाल है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ा कमरा है। कह उसकी छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या। ये वाला पार्ट जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब मैं कराऊंगा ऐसे कुछ क्वेश्चन 2 4 5। अब यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है तो पढ़ लेते हैं ये वाला, है ना। जो पिछले वाला था वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ये मेंसुरेशन का है। उसने कहा 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ाई है, कोई छत है, इसको टाइल बिछानी है। कह रहा है आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर की छत है, सुना, आपके घर की छत है, अगर मैं कहूं इस पे टाइल बिछाओ तो रैंडमली टाइल बिछती चली जाएंगी। अगर मैं कहूं यार इस पे कम से कम टाइल बिछाओ और पूरी छत भी कवर हो जानी है, तो कम से कम टाइल बिछाने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, बिल्कुल देसी भाषा में सोचो। आपके घर की छत है, मैं कह रहा हूं कि इस छत को टाइल से पक्का करना है और इस पे कम से कम टाइल आनी चाहिए। तो फिर आप कहोगे कि सर यहां अगर कम से कम टाइल बिछानी है ना संख्या में, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें टाइल का साइज बढ़ाना होगा। हमें टाइल का साइज बढ़ाना होगा। जितनी बड़ी टाइल होगी छत पे संख्या में उतनी ही कम टाइल आएंगी। दैट क्लियर, बात समझ में आई ना, बिल्कुल देसी भाषा में, कि अगर छत पक्की करने के लिए कम से कम टाइल बिछानी है तो टाइल का साइज मैक्सिमम करना होगा। ने न्यूनतम संख्या पूछी है और वर्गाकार भी बोला है। बच्चे वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वही वर्गाकार भुजा होती है, वर्गाकार चीज होती है। जिसकी चारों साइड बराबर हो वो हमारी स्क्वायर टाइल होगी, वर्गाकार टाइल। तो हमें दो चीज पता चल गई कि अगर न्यूनतम टाइल की संख्या चाहिए तो टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए, और एक उसने लिमिटेशन, एक बंधन में हम बांध दिए हैं कि भैया वो टाइल बड़ी से बड़ी तो होनी चाहिए लेकिन वो वर्गाकार भी होनी चाहिए, चारों तरफ से बराबर की होनी चाहिए। घर में टाइल बिछती है वर्गाकार ही तो होती है वो, है भाई, है ना। आपके घर में टाइल बिछा हुआ है 2x2 का टाइल होगा वो, आप चेक करो। जिसके भी घर में बिछा हुआ है 2x2 का टाइल होगा, वर्गाकार ही तो होती है। आपकी मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई, तो वही आपसे कह रहा है कि वर्गाकार होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इन सबको सेंटीमीटर में बदल लो। बच्चे 12 मीटर का मतलब कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे, 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये टोटल हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। अगर मैं 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं तो 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 3 में कितना होगा? 300 प्लस 85, यानी कि चौड़ाई आ गई 385 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई छत की। अब आपको सबसे पहला काम करना है, जो टाइल है ना वर्गाकार है, उसका साइज क्या होगा। जो टाइल लगी है ना छत पे, उसका साइज क्या होगा उस टाइल का। उस टाइल का साइज अगर हमें निकालना है ना बच्चे, क्या करना है, टाइल का साइज अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें HCF लेना होगा। HCF किसका? लंबाई यानी कि 1295 और चौड़ाई यानी कि 385 का। ये टाइल का बड़े से बड़ा साइज आएगा।
टाइल का बड़े से बड़ा साइज का मतलब है एक ऐसी संख्या जो 1295 से भी कटे और 385 से भी कटे, वो संख्या, और वो होगी इनका एचसीएफ। जो आएगा एचसीएफ वही वर्गाकार टाइल का साइज होगा, साइज होगा वर्गाकार टाइल का। तो जरा इनका एचसीएफ बताना मुझे क्या होगा बच्चे, आप जल्दी से बताओ भाई। 5 बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना, 5 दूनी 10, 2, 5 पूरे 25, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35। क्या आप किसी से कटे गए? 7 से कटेगा क्या? 7 तिया 21, 4 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये। 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77। आपको क्या मिल गया? 7 पंजे 35, और 35 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा? आपका टाइल का साइज हो जाएगा। ए बराबर यानी कि टाइल का साइज आपको मिल गया 35 सेंटीमीटर। अब सुनो, आपको सबसे पहले यह काम करना है, और फाइनली आपसे पूछा है टाइलों की संख्या। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं। इतना काम आपने करना है कि भाई इनको सेंटीमीटर में बदला और इनका एचसीएफ निकाल लिया, वो टाइल का आपका साइज आ गया। ने वर्गाकार टाइल बोला है। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए टाइलों की संख्या, टाइल की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स। बच्चे इसका फॉर्मूला होता है छत का क्षेत्रफल, छत का एरिया बटे एक टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया। ये टाइलों की संख्या आ जाएगी आपकी। टाइलों की संख्या क्या आएगी? छत का एरिया, छत का एरिया होगा, इन दोनों को गुणा कर दो, 1295 गुणा 385, ये तो छत का एरिया आ गया भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और भैया इसकी तो लंबाई भी 35 है और चौड़ाई भी 35 है, क्योंकि ये वर्गाकार है भाई। ये भी 35 और ये भी 35, तो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा 35 गुणा 35, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर भुजा का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा टाइलों की संख्या क्या होगी। कई बार ऐसे सवालों में पता है क्या पूछता है? टाइल का कितने मैक्सिमम साइज की टाइल होगी, तो यहीं पर आपका आंसर आ जाता 35। कई बार यही पूछेगा, लेकिन टाइलों की संख्या पूछेगा तो आपको थोड़ा सा आगे जाना है। फिर छत का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब टाइल तो 35 सेंटीमीटर की आ गई, यानी कि लंबाई भी 35 और चौड़ाई भी 35, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 35 गुणा 35, ये टाइलों की संख्या आ जाएगी। ये कितनी बार कटेगा बच्चे जरा बताना? 35 तिया 105, आगे कितना आया? 24, 245। 35 कितनी बार जाएगा? 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 35 एकम 35, 35 एकम 35, यानी कि 37 गुणा 11, तो 11 सत्ते 77, 11 तिया 33 और 7 40, तो 407 टाइल। क्या जवाब आएगा? 407 टाइल। ठीक है, ये सवाल को एक बार फिर से देख लेना, ये सवाल अच्छा है, इसको हम मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान है ये तो, कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है, उनका एलसीएम 840 है, तो एचसीएफ क्या होगा? अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, सुनते रहो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई रेशियो हमारे पास ए बी है। अब मुझे एचसीएफ दिया होगा तो एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम होता है, लेकिन वो दो रेशियो के लिए था, वो दो रेशियो के लिए था। यहां पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने कहा तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ क्या होगा? अक्सर क्या कर सकते हैं हम कहेंगे यार एचसीएफ ही तो पूछ रहा है, तो एचसीएफ गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर एलसीएम यानी कि 840। आपका जवाब सही आएगा यहां से। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी समझने वाली है। क्या है? मैं आपको बताता हूं। जब भी आपका रेशियो ज्यादा आ जाए, जैसे ए बी सी, ए बी से बढ़ के ए बी सी का रेशियो आपके पास आ जाए, तो आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है। क्या? आपको सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम ऑफ रेशियो, एलसीएम ऑफ रेशियो लेना है।
एलसीएम ऑफ रेशियो लेना है। आपका फॉर्मूला बनता है HCF गुणा ए गुणा बी गुणा सी नहीं करोगे आप। जब भी तीन रेशियो बने तो आप ए गुणा बी गुणा सी नहीं करोगे, ए रेशियो बी की तरह। आप कहोगे HCF गुणा एलसीएम ऑफ रेशियो बराबर टोटल एलसीएम जो आपको दिया हुआ है ये वाला। ये बनता है तीन रेशियो का फॉर्मूला। जब भी आपको रेशियो दिया हो तीन, दो दिया होगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो कोप्राइम बनता ही है दो रेशियो। तो मैंने आपको शुरू में बताया रेशियो अगर तीन बन जाए, 3 5 7, तो फिर करना है HCF गुणा एलसीएम ऑफ रेशियो बराबर टोटल एलसीएम जो आपके पास अवेलेबल होगा। तो अब हम एलसीएम, रेशियो का एलसीएम क्या होगा बच्चे, 3 5 7 हमें दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप 3 5 7 का एलसीएम निकाल लो। कितना आएगा, 3 1 5 7, और 5 से करेंगे तो 1 1 और 7, और 7 से करेंगे तो 1 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। एलसीएम कितना आ गया, 105। ये आपने करना है। फिर क्या करना है, HCF गुणा 105 बराबर एलसीएम कितना है, 840। तो यहां से HCF कितना आ जाएगा, 840 बटे 105। 21 पंजे 105, 21 चौके 84, और 5 से जाएगा 5 8 40। HCF कितना आ गया, 8। आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट गुणा करके भी आ रहा था, 3 गुणा 5 गुणा 7। लेकिन कई बार बच्चे आपको रेशियो इस प्रकार दे सकता है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, वहां आप फंस जाओगे। वहां आप डायरेक्ट 2 गुणा 3 गुणा 4 नहीं करोगे, वहां डायरेक्ट नहीं करोगे। यहां तो चलो ठीक है, आपको रेशियो 3 5 7 दिया हुआ था, कई बार रेशियो इस प्रकार का दे देगा 2 3 4, डायरेक्ट गुणा नहीं करोगे, आपको रेशियो का एलसीएम लेना है पहले, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ओके, तो यहां पर आपका एलसीएम चैप्टर होता है बच्चे कंप्लीट। और कल हम करेंगे, कल हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो टाइम एंड वर्क शुरू होगा। टाइम एंड वर्क, उसके लिए एलसीएम चैप्टर का रिवीजन करके आना, एलसीएम वाले पार्ट का जो बेसिक एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।